नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मानसिक उत्पीड़न से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। दरअसल मानसिक उत्पीड़न को भावनात्मक शोषण के रूप में भी जाना जाता है। ये गैर शारीरिक आचरण का एक रूप है जिसका उद्देश्य अपमान, गिरावट और भय के माध्यम से नियंत्रित करना, छेड़छाड़ करना, डराना, दंडित करना और अपमानित करना शामिल है। मानसिक क्रूरता को परिभाषित करना बेहद कठिन है, तो वहीं कानूनी संदर्भ में ये और कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रत्येक मामले में अलग अलग होता है। दरअसल कई बार शारीरिक क्रूरता तो दिख जाती है, लेकिन मानसिक क्रूरता को बयान नहीं किया जा सकता। शारीरिक क्रूरता शरीर पर निशान छोड़ती है, लेकिन मानसिक क्रूरता के साक्ष्य कैसे बताए जा सकते हैं? कार्यस्थल पर भी महिलाएं किस प्रकार प्रभावित होती हैं? जहां किसी नियोक्ता या कर्मचारी को किसी महिला के प्रति यौन या मानसिक उत्पीड़न करने का दोषी पाया जाता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। मानसिक यातना पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके सलाह ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793। इस नंबर के जरिए मानसिक यातना से जुड़ी कानूनी जानकारी आप हमारे साथ ले सकते हैं। परमानंद जी, शुरुआत करते हुए देखिए, पहला सवाल मेरा यही है कि अगर कोई किसी को मानसिक यातना दे रहा है तो वो क्या कानूनी कार्यवाही करे? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि मानसिक यातना को कई बार परिभाषित करना कठिन हो जाता है जी। ऐसे है कि मानसिक यातना, मान लीजिए शारीरिक यातना में तो किसी के मारा पीटा गया है तो उसका एक प्रमाण मिल जाता है, लेकिन मानसिक यातना जो है वो उसके मन पर कितना दबाव डालता है, इस चीज का कई बार अंदाज लगाना मुश्किल होता है। कई कारण मानसिक यातना इतनी अधिक हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कहता है कि नहीं, मैं आत्महत्या कर लूं तो इससे अच्छा है। आप तमाम तरह की आत्महत्याएं जो देखने में आपको मिलती होंगी, उसमें बहुसंख्य आत्महत्याएं जो होती हैं वो इसी कारण होती है कि उनको मानसिक यातना मिली है, वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और वो इस चीज से उबर नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी लड़की की शादी हुई है जी। और लड़की की शादी में ये रखा गया है कि उसको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलेगी और वो उसके लिए कोई सुख सुविधा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। जब आप लॉ का स्टूडेंट रहते हैं तो पढ़ाई करते हैं तो पता चल जाता है इस चीज को कि, और बताया भी जाता है कि उस समय मान लीजिए उसको सारी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, उसके सामने जो भी मांगेगी उसके लिए नौकर भी हैं और तमाम सुविधाएं हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके परिवार का एक भी आदमी उससे बात नहीं करता है। न सास बात करती है, न ससुर बात करता है, न देवरानी बात करती है, न जेठानी बात करती है, न ननद बात करती है, न पति बात करता है। कोई भी उसको बातचीत नहीं करता है, अकेला छोड़ दिया जाता है और कह सकते हैं कि देखो तुमको सुख सुविधा में हम कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन ये मानसिक यातना है क्योंकि कोई परिवार का आदमी उससे बातचीत नहीं करने पाता है और वह अलग थलग कर देते हैं तो कहते हैं उसको इतना प्रताड़ित किया जाए कि कोई घर में उससे बात ही नहीं करे। ये मानसिक यातना हो गई। मान लीजिए, और भी दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कोई लड़की है जिसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हुए हैं और उस बच्चों के बाद माँ बाप कह देते हैं या पति कह देता है, पति के परिवार के लोग कह देते हैं कि नहीं, तुमको बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा। ये क्या मानसिक यातना नहीं हुई? अब उसके सामने तो ये चीज आ गई कि वो हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक मानसिक प्रताड़ना हुई है। ये एक मानसिक प्रताड़ना के कई उदाहरण। अब आप देखिए, बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि आपको कोई भी देखिए, जैसे व्यक्ति है वो ये दोनों तरफ से होता है, पति और पत्नी में देखा जाए तो दोनों की तरफ से ऐसा होता है। किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है जब उसके साथ भेदभाव का तरीका अपनाया जाता है, परिवार में मिला जुला करके नहीं रखा जाता है, तो ये ऐसी स्थिति में इसमें मानसिक प्रताड़ना का असर आ जाता है और कई बार ये मानसिक प्रताड़ना जो है लोगों के परिवार को तोड़ देता है, परिवार बिखर जाते हैं इसी मानसिक प्रताड़ना के कारण जी। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पहले फैसला दिया था, सावित्री पांडे का केस था। उस केस में ऐसा हुआ कि वो पति जो है
वो कहीं एक दूसरी जगह शादी कर लेता है और पत्नी से छिप के रहता है। फिर पत्नी को पता चल जाता है, कहीं उसकी चिट्ठी आती है, फोटो से पता चल जाता है। तो ये एक तरह का मानसिक प्रताड़ना हुई कि कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से तमाम सारी बात छिपा करके और वो उस ढंग का संबंध स्थापित करता है, तो ये एक मानसिक प्रताड़ना हुई। उसी तरह से आप पति को देख लीजिए, कोई भी स्त्री अगर मान लीजिए अपने पति से इतर किसी दूसरे से संबंध स्थापित करती है और पति को ये मालूम हो जाता है, तो ये एक गहन मानसिक ऐसी स्थिति है कि प्रताड़ना की स्थिति है और इस प्रताड़ना को ही मानसिक रूप से कहा जाता है। ये मानसिक प्रताड़ना है जो मन पर एक तरह का घाव छोड़ देती हो, उसी को मानसिक प्रताड़ना है। जी बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, एक बेहद अहम सवाल मैं यहाँ आपसे लेना चाहूंगी कि किन हालातों में मेंटल हैरेसमेंट या मानसिक यातना यानी कि टॉर्चर का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है? देखिए, मानसिक प्रताड़ना का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने का आपको ये बता दें कि जो हमारे यहाँ कानून है जी, पहले तो एक तो 498 धारा हो गई या 498A की धारा हो गई, ये तो दहेज से रिलेटेड बात आ गई। 254 जैसे एक धारा हो गई कि 254 में एक कोई लड़की है और लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है और वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसके कारण 354 में और 294 इस ढंग से 94 पर कोई लड़की के साथ इस ढंग की छेड़खानी करता है जो वह मानसिक रूप से यातना है। क्लास में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है, काम की जगह पर जा रही है और उसको लेकर के तमाम तरह की अगर छींटाकसी की जाती है तो ये एक मानसिक यातना का केस हुआ और पुलिस उस केस को दर्ज करने के लिए बाध्य है। अगर किसी भी महिला के साथ अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर छींटाकसी करता है, कोई उस पर ताने कसता है या उसके खिलाफ कोई गलत ढंग से उसके साथ व्यवहार करता है, तो मान की स्थिति उसका किसी तरह से मर्दन किया जाता है, उसके बारे में गलत अफवाह फैला दी जाती है। इन सारी चीजों को देखते हुए एक मानसिक प्रताड़ना का केस बनता है और इस मानसिक प्रताड़ना को अगर पुलिस में केस दर्ज कराएंगे तो 294 के तहत, धारा 354 के तहत, धारा 498A के तहत, 509 के तहत वो व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है और कोई भी स्त्री इस चीज को केस दर्ज करा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात पुरुषों पर भी लागू होती है। पुरुष को मान लीजिए अगर कोई जाता है, कोई दफ्तर में काम करता है, कहीं भी रहता है, ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि वो व्यक्ति झेल नहीं पाता उस कष्ट को और वो लगता है कि बार बार उसके हाथ ऐसे ताने करते जा रहे हैं, तो उन सारी स्थितियों में वो भी पुलिस में केस दर्ज करा सकता है और पुलिस में केस दर्ज कराने के लिए लेकिन ऐसा है कि जा करके किसी के खिलाफ कह देना यह नहीं मानता, उसमें आपको ये देना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो प्रमाण ले आना पड़ेगा। कोई न कोई अगर मान लीजिए उसके साथ चिट्ठी है, कोई न कोई गवाह मिलना चाहिए कि ऐसा कोई गवाही देने के लिए तैयार हो कि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई ढंग के लोग ताना कसते हैं, बताते हैं। तो दो चार चीजें ऐसी होनी चाहिए जो प्रमाण के रूप में आप प्रस्तुत कर सकें तो पुलिस उस केस को दर्ज करती है। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आईपीसी के सेक्शन 498A क्या है और इसके तहत केस दर्ज करने में क्या सबूत की जरूरत होती है? देखिए, वास्तव में ये 498 और 498 दो सेक्शन है। 498 के में आता है जैसे कोई लड़की को भगा के लेके चला जाए, तो ये जो है ये क्रूरता नहीं हुई, लड़की का कंसेंट भी रही, लड़की से मिलना जुलना भी रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को भगा के लेके चला जाता है और उसके साथ जो है ऐसा व्यवहार करता है जो कि कानून सम्मत नहीं हो, वैध नहीं हो, तो ये मान के चलते हैं कि वो 498 का केस हुआ। लेकिन अगर कोई लड़की की शादी हो चुकी है तो इसी नाते ये आईपीसी में इस चीज को जोड़ा गया है और आईपीसी की सबसे अहम धारा यह है कि 498 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ क्रूएलिटी हो रही है, जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसके साथ ये लग रहा है कि इसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको लेकर के 498A का केस बनता है और वो प्रताड़ना का केस, वो खास तौर पर दहेज प्रताड़ना का केस हुआ और दहेज प्रताड़ना में कई चीजें आ जाती हैं जिस चीज को ध्यान में रख करके पुलिस जो है 498A में केस करती है। एक चीज और ध्यान रख लीजिए
कि 498 का केस जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, माने इसका तुरंत पुलिस संज्ञान लेती है, संज्ञान ले लेती है। लेकिन 498 के केस जो है उसमें संज्ञान लेने की बात नहीं है जब तक उस पर कोई रिपोर्ट दर्ज न कराई जाए। 498 में पुलिस किसी व्यक्ति को अगर रिपोर्ट दर्ज करा दी है किसी लड़की ने डावरी में, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करने के लिए उसको मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। वो नॉन बेलेबल है, उस पर बेल नहीं मिलती है। लेकिन 498 में ए में ऐसी स्थिति आती है तो वह कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। 498 नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है, यही दोनों में खास अंतर है। जी सर, बखूबी आपने समझाया कि किस प्रकार से आईपीसी के सेक्शन 498 और 498A के बीच क्या अंतर है। मेरा सवाल यही है कि क्या इसके तहत केस दर्ज करने में सबूत की जरूरत होती है? देखिए, सबूत की जो जरूरत निश्चित तौर पर होती है। अगर मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया तो अगर कोई सबूत ही नहीं रहा तो केस दर्ज क्या करेगी थी? तो सबूत की जरूरत तो इसमें जरूर होती है। मान लीजिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट उसका हो या फोटोग्राफ्स हो, उस चीज के वीडियो बनाई हो किसी ने, उसके एक गवाह हो, तो ये 2-4 चीजें ऐसी होती हैं। गवाह भी होना चाहिए, कोई आपको फोटोग्राफी होनी चाहिए, कोई चिट्ठी होनी चाहिए, कुछ लिख करके उसने किसी व्यक्ति ने दिया है और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, तो इन सारी चीजों का एक तरह से प्रमाण तो होना ही चाहिए। अगर बिना प्रमाण के किसी के पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे तो जो आरोप लगाता है, ये कहते हैं कि कानून में ये बात है कि आरोप लगाने वाले पर ये निर्भर करता है कि वो कैसा आरोप ठोस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर ठोस आरोप नहीं लगा रहा है तो कोर्ट में जाते ही वो केस गिर जाता है। लेकिन अगर ठोस आरोप लगा करके और उसका प्रमाण दिया जाता है तभी वो कोर्ट में जाता है और उसको दंडित किया जा सकता है। ये जरूरी चीज है कि प्रमाण आपके पास होना चाहिए। जी, साथ ही साथ सर यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी जो कि बेहद अहम है। विवाह में मानसिक क्रूरता की सजा क्या है सर? हाँ, विवाह में मानसिक क्रूरता की सजा अगर मान लीजिए सामान्य तौर पर देखिए हिंदुस्तान में तो यही होता है कि विवाह के दौरान ही, जैसे आप मैं या कोई भी, मेरी भी बेटी हुई और अगर मान लीजिए हमने उससे किसी से शादी तय किया है और वो जिद कर देता आके कि देखिए मैं आपकी लड़की की विदाई नहीं करूंगा जब तक आप मुझे ये चीजें नहीं दें, बताइए मैं कहाँ से उन सारी चीजों को ले आऊंगा? तो ये मेरी बेटी के प्रति बहुत बड़ी क्रूरता हुई और इस क्रूरता को आप देखें ये विवाह में ही तो हुई कि हम मान लीजिए उसको सामान्य तौर पर तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि दहेज वो ले, क्योंकि ये दहेज के खिलाफ कानून बना हुआ है। लेकिन अगर कोई पिता मान लीजिए मर्जी से कोई चीज देता है और वो कहता है कि नहीं, जब तक आप मुझे कार नहीं देंगे, मोटरसाइकिल नहीं देंगे या इतना चीज नहीं देंगे तब तक मैं आपकी लड़की को ले नहीं जाऊंगा, ये कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी क्रूरता हुई। आजकल की तो लड़कियां खैर समझदार हो चुकी हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नहीं तो आप कल्पना करिए कि जो गांव में कोई लड़की इस ढंग से रहती है और वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसके पिता भी संपन्न नहीं है, तो ये मानसिक क्रूरता हुई और इसी के लिए ही 498A 498A का केस दर्ज होता है और इस क्रूरता के इस व्यक्ति को जो पाया गया था दोषी, उसको 3 साल की सजा होती है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये इस पर जल्दी बेल नहीं मिलती है। पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार होता है इसलिए। जी, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि डिवोर्स के साथ ग्राउंड क्या होते हैं? देखिए, आपने ठीक ही सवाल, बड़ा अच्छा इससे जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, डिवोर्स के साथ ग्राउंड ये होते हैं। पहला ग्राउंड तो ये है कि एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब ये होता है कि चाहे पुरुष या चाहे स्त्री, अगर वो विवाहेतर संबंध बना देते हैं और वो अपने एक पति से या पत्नी से मतलब गैर जानकारी के कोई व्यक्ति संबंध बनाता है तो ये एडल्टरी कहलाती है। तो हमारे यहाँ जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें एक ही पत्नी एक ही पुरुष के रखने की विधि है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना विवाह कर ले। इस नाते अगर एक स्त्री से अधिक संबंध रखता है तो ये एक एडल्टरी का हुआ, ये एक बहुत बड़ी क्रूरता हुई। और दूसरा तो ये क्रूरलिटी हुई, जैसे वो मारपीट करते हैं या कोई चीज करते हैं
वियर एंड टीयर जिसको कोर्ट में कहा जाता है कि जैसे पति पत्नी के बीच में आमतौर पर झगड़े होते रहते हैं, जिसको क्रुएल्टी नहीं माना जाता है। पति पत्नी के बीच में संबंध में अगर बढ़ रहे हैं वो थोड़े मोड़े झगड़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी वियर एंड टीयर के मामले, जो आपके जीवन में किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसको क्रुएल्टी के रूप में नहीं माना जाता है। लेकिन अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लगातार किया जाता है, तो ये क्रुएल्टी के तहत आता है, ये निर्दयता के तहत है। दूसरी चीज होती है जैसे एक डिजर्शन, जैसे मान लीजिए मेरे लड़की की शादी हुई किसी से और उस व्यक्ति ने उसको शादी तो किया, शादी ने वो सब संस्कारों के साथ किया और फिर उसको छोड़ करके और चला गया और कहने लगा कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, बता ही नहीं रहा है, 6 साल से 8 साल से कहीं दूसरी जगह चला गया। मेरी लड़की कितने दिन तक वहां बैठी रहेगी? तो नहीं बैठी रहेगी तो उसके लिए ये कहते हैं कि तुम डिजर्शन के आधार पर उस व्यक्ति से तलाक ले लो, जिससे तुम अपने जीवन को और बता सको आगे। अच्छा, एक और चीज होती है जैसे कन्वर्जन किया, जैसे मेरी हिंदू मैरिज एक्ट में मेरी शादी हुई और कल को मेरे दामाद ने या मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने वो इस्लाम ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म अपनाने के तहत कह देते हैं कि उसकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है। तो इस्लाम अगर उसने अपना लिया है तो मेरी बेटी को या मेरी बहू को पूरा अधिकार है कि वह इस आधार पर उससे तलाक ले ले कि उसने जो जिस धर्म में शादी किया था हमसे वो नहीं किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का तो एक फैसला भी आ गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि शरिया लॉ होता है, वहां कहते हैं 4 शादियां हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, और तीसरा इसके अलावा एक मेन चीज होती है इंसैनिटी। हालांकि ये एक ग्राउंड नहीं है, ये पुराने जमाने में ये जोड़ा हुआ ग्राउंड था, लेकिन अब के जमाने में इस चीज को जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इंसैनिटी माने वो पागलपन की स्थिति में आ जाता है, तो इसकी दवा कराइए। पति पत्नी के बीच के अच्छे संबंध है तो पत्नी की भी दवा कराइए, पत्नी भी उसका सहयोग दे करके पति की भी दवा कराए। एक और कारण जोड़ा गया था उस समय लेप्रोसी माने एक तरह का जिसको कोढ़ हो गया है, कोढ़ की भी आजकल दवा हो गई है। इस नाते ये ग्राउंड इतना बहुत ठोस नहीं है, लेकिन उसमें जो जोड़ा गया है वो लेप्रोसी को रखा गया है। लेप्रोसी की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को तलाक देने का अधिकार प्राप्त है। और 7वां सबसे बड़ा जो कारण जो है वो बताया गया है वेनेरियल डिजीजेज, माने किसी व्यक्ति को अगर एड्स की बीमारी हो चुकी है या कुछ और बीमारी हो चुकी है तो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। लेकिन मेरे समझ से 2-3 ऐसे ग्राउंड हैं जिनको अब छोड़ देना चाहिए। ये चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ ये जो चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नति कर चुका है, जब इन सारी चीजों की दवाइयां की जा सकती हैं, इस आधार पर इन 2-3 ग्राउंड को छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी ये 7 ग्राउंड यही मेन होते हैं जिनके आधार पर तलाक लिया जाता है। जी बिल्कुल सर, आपने पूरे विषय पर बहुत ही संक्षेप में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसिक यातना से जुड़ी कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।